देखिए जो हमारा एक्चुअल टूल का मोशन है उसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होगा उसको हम लोग देखेंगे, इसमें ग्राफ बनाएंगे, उसको देखेंगे कैसे हमारा जो एक्चुअल टूल मोशन है, ठीक है, उससे कैसे क्लासिफिकेशन होगा उसी को हम लोग देखेंगे अब। और ठीक है, तो ये हमारा जो क्लासिफिकेशन है ये है आपका क्लासिफिकेशन based on actual motion। जो वास्तविक गति है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन होगा। इसमें देखिए दो चीजों का है, इस ग्राफ को कहते हैं, एक ग्राफ इसको एक नाम से और भी बुला सकते हैं और वो नाम आपका है रेट ऑफ प्रोडक्शन वर्सेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन। रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ प्रोडक्शन वर्सेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन। ये दो चीजें हैं। तो रेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, किस दर से आप उत्पादन कर रहे हैं। ये दो नामों से आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं। एक तो है कि क्लासिकल बेस्ड ऑन एक्चुअल मोशन, इससे भी आप इसको बोल सकते हैं कि आपको एक्चुअल मोशन के हिसाब से बनाना है तो आप इसका नाम दे सकते हैं। और जो मूवमेंट आपका करने का तरीका है, इसमें हम रेट ऑफ प्रोडक्शन वर्सेस वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन की ग्राफ बना करेंगे। चलिए तो देखते हैं। जैसा कि हमारा दूसरा का जो हेडिंग है वो दिखा रहा है कि आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है और वो ग्राफ किस प्रोसेस के लिए करना है। हमारे जो मशीन टूल थे वो 4 टाइप के थे, उन्हीं मशीन टूल्स की स्टडी करनी है जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा। लेटेस्ट स्टडी हम लोग कर रहे हैं, हमारे 4 मशीन प्रोसेस हैं, स्पेशल पर्पस, जनरल पर्पस, प्रोडक्शन। देखिए ग्राफ बनाएंगे हम लोग। आपका ये वाई एक्सिस है, इस पे है रेट ऑफ प्रोडक्शन। वाई एक्सिस पे क्या है आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन। एज टू एज जैसे जैसे आप ओरिजिन से ऊपर जाते जाएंगे आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ओरिजिन से आगे जाने पे आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा ऊपर जाने पे। ऊपर को ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे इस पॉइंट दूरी बढ़ती जाएगी मतलब रेट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और दूसरा आपका है वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे आपका है इस एक्सिस पे है आपका वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन। चेंज है इसमें, इस ग्राफ को हम समझेंगे कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है।
जैसे आपका y एक्सिस है वैसे सेम x एक्सिस है। x एक्सिस पे क्या है, जैसे जैसे आप ओरिजिन इस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्शन में जो वैरायटी है, वैरायटी का मतलब जो अलग अलग तरीके के उत्पाद आप बना सकते हैं उसकी क्षमता जो है वो बढ़ती है। ठीक है, जैसे जैसे आप y एक्सिस से x एक्सिस से दूर जाएंगे आपको वैरायटी ज्यादा मिलेगी, और इन शॉर्ट हम कह रहे हैं आप इस तरह ऊपर जाएंगे आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा। और इस तरफ आप जाएंगे आपको वैरायटी ज्यादा मिलेगी, वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, वैरायटी इधर जाएंगे आपको प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, इस तरफ जाएंगे आपको वैरायटी ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब हम देखिए मशीन का नाम लिख देते हैं यहाँ पे। ये हमारा एसपीएम है, सिंगल पर्पज मशीन। दूसरा जो बॉक्स है आपका ये है सिंगल पर्पज मशीन टूल। दूसरा है स्पेशल, इसको ले लेते हैं थोड़ा कंफ्यूजन है थोड़ा सा। ये आपका सिंगल पर्पज है, और दूसरा स्पेशल पर्पज मशीन टूल है। ठीक है, तीसरा आपका है प्रोडक्शन मशीन टूल का बॉक्स है। ये जो बॉक्स है ये प्रोडक्शन मशीन टूल का बॉक्स है। प्रोडक्शन मशीन टूल का बॉक्स है। लास्ट में आपका है जनरल मशीन। तो हमने 4 टाइप की मशीन यूज पढ़े। इस ग्राफ से आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जा रहा है। हमारा जो पहला बॉक्स है वो हमारा आपका सिंगल पर्पस है। दूसरा जो बॉक्स है हमारा स्पेशल पर्पस है। तीसरा जो बॉक्स है हमारा वो प्रोडक्शन मशीन टूल है, और चौथा जो बॉक्स है वो जनरल पर्पस है। तो अगर इसको हम बॉक्सेस को ऐसे समझना चाहें ग्राफिकल कॉम्बिनेशन में, आपका ये जो इस तरीके से लाइन वाला बॉक्स है आपका स्पेशल सिंगल पर्पस क्या है, सिंगल पर्पस आपका जो बॉक्स इस तरीके से है स्पेशल पर्पस क्या है। ये बॉक्स आपका है ये आपका प्रोडक्शन मशीन टूल का है। और फोर्थ बॉक्स है आपका वर्टिकल लाइन से जनरल मशीन टूल। तो इस ग्राफ को देखिए, इसमें क्या अब आप जो ग्राफ हमारा पूरा ड्रॉ हो गया है, इसमें ये जो ग्राफ है बेसिकली वो क्या चल रहा है, ये डेटा उसको नीचे लिखेंगे यहाँ पर डेटा प्रोडक्शन वर्सेस वैरायटी के ग्राफ है। ये हमारी 4 मशीनों में जो टाइप हैं उसके लिए डेटा प्रोडक्शन और वैरायटी का ग्राफ है। इसको थोड़ा हम लोग सुनते हैं क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है ग्राफ में, अगर आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो आप क्या लिखेंगे सुनिए आप। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि आपका जब आप सिंगल पर्पज मशीन टूल्स की बात कर रहे हैं तो इन केस ऑफ सिंगल पर्पज मशीन टूल्स जो आपका रेट ऑफ प्रोडक्शन है वो देखिए काफी हाई है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से जो बॉक्स मिल रहा है वो काफी दूर मिल रहा है, लेकिन एक्स एक्सिस के काफी क्लोज है। ऑल्दो दिस बॉक्स इज far away from y axis
कि जो आपका पॉइंट मिलेगा, लेकिन एक्स एक्सिस से बिल्कुल क्लोज है। तो एक्स एक्सिस पे क्लोज होने का मतलब क्या है कि सिंगल पर्पज मशीन टूल के केस में वैरायटी या फ्लेक्सिबिलिटी आपको बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, बहुत कम वैरायटी मिलेगी। जो आपका पहला बॉक्स इसमें आपका सिंगल पर्पज लिखा हुआ है, यानी इसमें जो प्रोडक्शन होगा, रेट होगा, उत्पादन तो खूब सारा होगा, लेकिन खूब सारा उत्पादन होने के साथ साथ वैरायटी नहीं मिलेगी। अगर आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़े टाइम के साथ, उसमें आपको बड़ी समस्या आएगी। उत्पादन ये चेंज करने में आपको समस्याएं काफी सारी आएंगी। अब क्या है, दूसरा जो हमारा बॉक्स है वो क्या है, स्पेशल पर्पज मशीन। स्पेशल पर्पज मशीन में भी देखिए रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सिंगल पर्पज से कम है, क्योंकि ये बॉक्स नीचे आ रहा है। लेकिन इसमें क्या ज्यादा है, सिंगल पर्पज की कंपैरिजन में इसमें वैरायटी ज्यादा है। यानी अगर आपको चेंज करना पड़ा आपका प्रोडक्शन, सडनली आपको उसको अल्टर करना पड़ा, तो बदलाव लाना पड़ा, तो आपके लिए आसान होगा। किसमें आसान होगा, स्पेशल पर्पज में इट विल बी इजी एज कंपेयर टू सिंगल पर्पज। सिंगल पर्पज इज सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, ठीक है। सतत उत्पादन के लिए आपका सिंगल पर्पज बहुत ज्यादा उपयोगी है, जबकि स्पेशल पर्पज जो है उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जा रहा है, उसमें वैरायटी आप ला सकते हैं, ठीक है। सिंगल पर्पज से ज्यादा वैरायटी उत्पन्न आप कर सकते हैं, लेकिन वहां पे क्या दिक्कत आ रही है कि आपका जो रेट है वो घट जाएगा, प्रोडक्शन का जो रेट है वो कम हो जाएगा तुरंत। एक बीच में थोड़ा सा पॉइंट आ रहा है जो ओवरलैप कर रहा है। ऐसा है कि मतलब अगर आप चाहें तो जैसे थोड़ा सा ऐसा एरिया है जो सिंगल पर्पज और स्पेशल पर्पज दोनों से कवर अप हो सकता है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा माइन्यूट सा एरिया है, ठीक है। तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी पड़ेगी वहां तक अचीव करने के लिए। किसी का सिंगल पर्पज का वो लोएस्ट पॉइंट है, जबकि स्पेशल पर्पज का हाईएस्ट है। मतलब स्पेशल पर्पज मशीन से अगर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी लगा देंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, तो शायद वो आपका सिंगल पर्पज का जो लोएस्ट है वो अचीव कर पाए। मतलब सिंगल का लोएस्ट और स्पेशल का हाईएस्ट लगभग ओवरलैप कर रहा थोड़ा सा एरिया। तो इस चीज के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर आप रेट ऑफ प्रोडक्शन जो आपका मैक्सिमम कर लें स्पेशल के केस में, तो वो सिंगल पर्पज के तब जाके कहीं सिंगल पर्पज को टच कर पाएगा। ऐसे ही अगर आप सिंगल पर्पज के केस में वैरायटी जो है मैक्सिमम करें, तो भी वो स्पेशल पर्पज को तब जाके उसकी वैरायटी का जो मिनिमम पॉइंट है उसको छू पाएगा। देखिए जो वैरायटी वाला एक्सिस है वो आपका एक्स एक्सिस है, और जो प्रोडक्शन वाली एक्सिस है वाई एक्सिस है। ये मैं कैसे कह सकता हूँ कि सिंगल पर्पज का जो प्रोडक्शन है वो मतलब होता है जो वाई एक्सिस पे पैरेलल लाइन है, सॉरी परपेंडिकुलर लाइन है, उसकी बात की जा रही है। उसका मिनिमम यानी वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जो पहली लाइन है वो सिंगल आपका पर्पज का जो है नीचे वाला लाइन है, लोवेस्ट। अब देखिए तीसरा जो हमारा है प्रोडक्शन मशीन। प्रोडक्शन मशीन टूल में आपका रेट जो है स्पेशल से क्या होगा, कम होगा, जबकि जनरल मशीन पर्पज से ज्यादा होगा। और वैरायटी के केस में क्या होगा, वैरायटी जो है आपकी, जो हमारा वैरायटी का केस है, वैरायटी क्या होने वाली है, वैरायटी जो है स्पेशल से इट विल बी मोर व्हाइल इट इज लेसर देन जनरल मशीन टूल्स। जनरल मशीन टूल से इसकी वैरायटी क्या होगी, कम हो जाएगी। एंड लास्ट में क्या होने वाला है, आपका जो जनरल मशीन टूल्स है इस केस में क्या हो रहा है कि आपका जो जनरल मशीन टूल्स का इसमें प्रोडक्शन का जो रेट है वो बहुत कम है, ठीक है। रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है बहुत कम है, बहुत ज्यादा उत्पादन इसमें नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन का रेट कम है, यानी जो आप उत्पादन करेंगे वो कम रहेगा, लेकिन इसमें वैरायटी विल बी मोर। यानी आप फ्रीक्वेंटली उत्पाद को बदल सकते हैं, उत्पाद में लगातार परिवर्तन कर सकते हैं आप, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं है। तो एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको आप कई जगहों पे कई पॉइंट्स पे यूज कर सकते हैं। आपको उसमें देखिए दो एरोज में दिखाई पड़ रहा है, एक दिखाया जा रहा है जो डायरेक्शन दिखा रहा है प्रोडक्शन का, इस दिशा में जाने पे, एंगुलर डायरेक्शन में जाने पे प्रोडक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, जबकि नीचे की तरफ आने पे क्या हो रहा है, वैरायटी विल बी इंक्रीज, ठीक है। ऊपर जाने पे आपका प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और नीचे की तरफ होने पे या नीचे की तरफ वाले मैसेज सेलेक्ट करने पे आपका वैरायटी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा था छोटा सा क्लासिफिकेशन, जो कि जो बेस्ड था एक्चुअल
मोशंस के हिसाब से, या फिर ये कह रहे हैं कि एक्चुअल मोशन नहीं कह सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारा जो रेट ऑफ प्रोडक्शन और वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन कैसे ये हो रहा है इसके हिसाब से। चलिए, ये एप्लीकेशन ऑफ मशीन टूल्स है बेस्ड ऑन कैपेबिलिटी। फिगर का जो नाम है इसको लिखना चाहें तो फिगर का नाम लिखेंगे application of machine tools based on the capabilities। इसकी क्या सामर्थ्य है? कैपेबिलिटीज का मतलब होता है उसकी सामर्थ्य, क्या क्या सामर्थ्य है उसमें। इन मशीनों की क्या क्या सामर्थ्य है, किस मशीन में आपका डाटा प्रोडक्शन ज्यादा है, किस मशीन में आपका वैरायटी ज्यादा है। ठीक है, तो ये तो हमारी ब्रीफ चर्चा रही, ब्रीफ वो रहा। अगर थोड़ा और हम इसमें सुनना चाहें तो देखिए, जो हमारे जनरल पर्पज मशीन होते हैं वो वैरायटी ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन और वाइड रेंज ऑफ कंपोनेंट बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मतलब एक ही मशीन पे आपको ढेर सारे काम करने हैं। ये जनरल काम करने के लिए बनाया जाता है, ढेर सारे काम कर सकते हैं, इसीलिए ये जो है आपके किसी एक काम को बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर पाता है, और इसी वजह से इनमें यूनिट ऑफ प्रोडक्शन में कम है। लेकिन चूंकि इनमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, तो जो कुल लागत आती है आपको अलग अलग मशीन लगाने से वो कम हो जाती है। कभी कभी अगर आपको काम थोड़ा थोड़ा करना है बैचेस में, या एक बार में एक प्रोडक्ट बनाना है, हर बार अलग प्रोडक्ट बनाना है, आपको जनरल पर्पज मशीन को चूज करना पड़ेगा। जनरल पर्पज मशीन के लिए जो हमारा यूटिलाइजेशन टाइम है वो बहुत कम होता है। जनरल पर्पज मशीन के लिए जो हमारा एक्चुअल टाइम अवेलेबल है, मशीन इंप्रेशन टाइम जो है वो बहुत कम होता है। ठीक है, और इनको हम बेसिक मशीन बोल भी सकते हैं। इनको चलाने के लिए हमें बहुत ही स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि स्किल्ड लोग नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि इसको सेट करना, बार बार इसको यूज करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। वहीं अगर हम प्रोडक्शन मशीन टूल की बात करें, इनमें बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटेड होते हैं, खुद खुद आते हैं, इनको ऑटोमेशन उनका कर दिया जाता है। तो ये जो हमारा आइडियल टाइम है मशीन का वो घट जाता है और मशीन का जो यूटिलाइजेशन वो बढ़ जाता है। कभी कभी जो हमारा जनरल पर्पज मशीन है उसको जिग्स और फिक्सर लगा के उसको एज ए प्रोडक्शन मशीन की तरह यूज कर लिया जाता है। ठीक है, उसको जिग्स एंड फिक्सर लगा के एज ए प्रोडक्शन मशीन की तरह यूज कर लिया जाता है। इसीलिए जो है आपका प्रोडक्शन मशीन टूल होता है लार्ज वॉल्यूम के लिए कभी कभी इसको जस्टिफाई रहते हैं। अब उसके बाद है आपका स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका सेटिंग टाइम है उसको लगभग लगभग खत्म कर दिया जाता है और कंप्लीट ऑटोमेशन को एक्वायर कर लिया जाता है। और ये जो साइकिल टाइम है इससे क्या होता है, साइकिल टाइम जो है वो एक तरीके से खत्म हो जाता है, हिंट कर देते हैं इसमें। और ये जो स्पेशल पर्पज मशीन टूल्स हैं इनको एक्चुअल में मास प्रोडक्शन के लिए उपयोग करते हैं, इसमें खूब सारा प्रोडक्शन एक साथ होता है।
लेकिन ये मशीन टूल्स होते हैं एक्सपेंसिव होते हैं जनरल पर्पज के कंपेयर में, और जो ये डिज़ाइन किए जाते हैं किसी एक इवेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। और जो सिंगल पर्पज मशीन टूल्स होते हैं उनको एक बार में केवल एक ऑपरेशन के लिए या एक क्लास की जॉब को या सिंगल जॉब को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, और ये जो हमारा है हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑटोमेशन होता है, इसको हम क्या करते हैं सबसे ज़्यादा रेट ऑफ प्रोसेसिंग के इस्तेमाल करते हैं। ये एक प्रोडक्ट और एक ही प्रोडक्ट को एक बार में इसमें सर्विस की जाती है या उसको उपयोग किया जाता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, मतलब आप केवल इनको एक ही मशीन एक ही टाइप के जॉब एक ही टाइप के पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके सिवाय ये किसी भी और पर्पज को सॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन इसमें कोई भी मैनुअल आपको इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है, मैनुअली आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा कुछ इसमें अपने आप एडजस्ट रहता है, सब कुछ अपने आप होता रहता है। इसका जो एग्जाम्पल होती है ट्रांसफर लाइन्स होती है। तो ये सबके चारों मशीन का जो एप्लीकेशन था ये हमने देखा कि कैसे कैसे इसकी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, और इस ग्राफ को एक बार अगर आप लोग अच्छे समझ लेंगे तो आपको समस्याएं नहीं आएंगी। और आपको ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास से और सेशनल एग्जाम के बाद एग्जाम का क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा भी जा सकता है। चलिए अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारा कंपोनेंट ये कटिंग कर रही है खोल रही है, इसमें जो हमारी दो टाइप के जो मोशन होता है वर्कपीस और टूल के बीच में, तो जो हमारा शेप जनरेट हो रहा है सरफेस जनरेट हो रहा है वो किस टाइप का होता है। तो जनरली दो टाइप का सरफेस जनरेट होता है हमारी टूल्स के द्वारा, मशीन टूल्स के द्वारा। पहला होता है जनरेटिंग टाइप और दूसरा होता है फॉर्मिंग टाइप। तो ये हमारे मेन दो टाइप के सरफेस जनरेट होते हैं। आज हम थोड़ा ब्रीफ आगे ले लेते हैं कि होता क्या है, कल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जनरेटिंग टाइप क्या होता है और फॉर्मिंग टाइप क्या होता है, कैसे इसमें डिफरेंस आता है, इन चीज़ों को हम कल डिटेल पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लीजिए जनरेटिंग टाइप में क्या होता है कि जो रिलेटिव मोशन होता है, ठीक है, वर्कपीस और कटिंग कटिंग टूल एज में उसका यूज किया जाता है। अब इसमें जनरेटिंग टाइप में जो आपका कटिंग टूल का शेप है उसी आइडेंटिकल शेप में आपका जो कंटूर जनरेट होता है, कंटूर मतलब जो लिमिटेड जनरेट होती है उसी शेप में जनरेट होता है। जबकि फॉर्मेटिंग टाइप में या फॉर्मेट टाइप में आपको कटिंग टूल को इंप्रेस किया जाता है, प्रेस किया जाता है वर्कपीस पे, और जो आपका शेप ऑप्शन होता है वो डिपेंड करता है एक्यूरेसी ऑफ फॉर्म ऑफ द टूल यूज्ड। जिस टाइप का टूल आप यूज कर रहे हैं उसकी एक्यूरेसी कितनी है उस टाइप से उसको होता है। चलिए अभी आज के लिए केवल हमारा टाइम, आज हमने टोटल पढ़ा वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन और डेटा प्रोडक्शन के बीच में डिस्कशन।